हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एंड टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है। एंड इसमें मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट क्या है, वीएनटीआर क्या है, ये उनका क्लियर ही नहीं हो पाता। एंड इसके चक्कर में नीट में जो एक क्वेश्चन आता है वो उनका गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना मुझसे, एंड मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? फिंगरप्रिंटिंग नाम में तुम्हें पता होगा जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। एंड जो फोरेंसिक मेडिसिन या फोरेंसिक की जो टीम होती है वो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू जो लोग हैं उनको पहचान पाती है। अगर कोई क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट मिला है तो फिंगरप्रिंट मैच करके किसी कल्प्रिट को पहचान पाती है। सिमिलरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के थ्रू एक इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो बिल्कुल अलग होता है। तो हम उस डीएनए को पहचान कर किसी एक इंडिविजुअल की पहचान कर पाते हैं, एंड उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि एनसीईआरटी बोलती है कि अगर 99% डीएनए की बात करें या 99% बेस सीक्वेंस की बात करें ह्यूमंस में, तो वो हर एक ह्यूमन में एग्जैक्टली सेम है। कहने का मतलब इस दुनिया में आप कोई भी इंसान पकड़ लो, उनका 99.9% डीएनए सेम होगा। बट इसका मतलब ये भी है कि 0.1% डीएनए अलग अलग होता है। और ये जो 0.1% डीएनए है यही हमें इंडिविजुअल बनाता है, यही हमें अलग बनाता है बाकी किसी भी इंसान से। तो जो भी आपकी हाइट है, आपका वेट है, आपका स्किन कलर है, आपका आई कलर है, आपका आईक्यू है, आपके डिजीजेस जो आपको होंगे या नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस 0.1% डीएनए में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से होते हैं। अब थ्योरेटिकली आप 0.1% डीएनए को अगर कंपेयर करें तो आप इजीली दो इंडिविजुअल्स को पहचान सकते हैं कि अगर क्राइम सीन से आपको एक डीएनए मिला है एंड आप दो इंडिविजुअल्स पे शक कर रहे हैं, तो आप इजीली इस डीएनए को इन दोनों डीएनए को 0.1% पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आपको पता होगा कि जो ह्यूमन डीएनए है उसमें जो बेस पेयर है वो 10⁹ ऑर्डर के होते हैं। मतलब एक ह्यूमन के पास बिलियंस में बेस पेयर्स होते हैं, यानी कई 100 करोड़ बेस पेयर होते हैं। तो अगर आपका बेस 10⁹ है तो उसका 0.1% भी लगभग 10⁶ बनता है। यानी मिलियंस में बेस पेयर कंपेयर करने पड़ेंगे आपको, और मिलियंस में बेस पेयर कंपेयर करना कोई इजी बात नहीं है। आपको पूरे डीएनए में से कई मिलियंस बेस पेयर को कंपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज ना हो, इसको इजी करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रेपिटेटिव डीएनए की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेपिटेटिव डीएनए होता क्या है, तो इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में सीक्वेंस होती है। मानो कोई भी सीक्वेंस है, AG, CC, TC, GC, ये कोई सीक्वेंस चल रही है। लेकिन फिर क्या होता है, डीएनए में कहीं कहीं पे क्या होता है, सीक्वेंस रिपीट करते हैं खुद को। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है AGCC, फिर ये रिपीट करेगी AGCC, फिर रिपीट करेगी AGCC, फिर रिपीट करेगी AGCC। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही है। इसी सीक्वेंस को हम VNTR भी बोलते हैं। VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एक एक वर्ड समझो। रिपीट्स समझ में आ गया होगा, रेपिटेटिव डीएनए की बात हो रही है। टैंडम का मतलब होता है एक के बाद एक। कहने का मतलब AGCC के बाद दोबारा AGCC रिपीट हो रहा है, बीच में कोई और सीक्वेंस नहीं आ रही है, तो टैंडम होता है वन आफ्टर अनदर। वेरिएबल नंबर क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर होता है ये कितनी बार रिपीट करेंगे वो हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये सीक्वेंस AGCC मान लेते हैं कि ये मेरे अंदर 100 टाइम्स रिपीट हो रही है। हो सकता है आपके अंदर 50 टाइम्स रिपीट हो, किसी तीसरे इंसान के अंदर ये हो सकता है 200 टाइम रिपीट हो। तो इनका जो नंबर होगा, जितने टाइम में रिपीट करते हैं वो वेरिएबल होता है, इसीलिए इसको हम VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। अब ये जो रेपिटेटिव डीएनए है, डिपेंडिंग अपॉन इसकी सीक्वेंस में A या T ज्यादा है या G या C ज्यादा है, उसके हिसाब से जिसकी डेंसिटी है वो अलग अलग होती है।
तो जब हम डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डीएनए की डिफरेंट डिफरेंट पीक्स बन जाती है। तो एक जो मेजर पीक होती है वो होता है आपका जीनोमिक डीएनए, जो आपका नॉर्मल डीएनए है। लेकिन फिर कुछ हमारे पास ऐसे सेकेंडरी पीक्स बनती हैं जो इस जीनोमिक डीएनए से अलग होती हैं, और इन पीक्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, सो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? मेजर पीक जो है जीनोम की, उसके अलावा जो पीक्स बन रही है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस रेपिटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ सैटेलाइट डीएनए मतलब। सैटेलाइट डीएनए का मतलब है कि जो रेपिटेटिव डीएनए, जो डीएनए रिपीट हो रहा है, वो अलग से इकट्ठा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। सैटेलाइट में तुमने सुना होगा मिनी सैटेलाइट एज वेल एज माइक्रो सैटेलाइट, जो कि एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन भी करती है। अब इसका क्या मतलब है? सो अगर हम बात करें मिनी सैटेलाइट की एंड माइक्रो सैटेलाइट की, जैसे यहां पे ये दिया हुआ है, तो होता क्या है, ये जो सीक्वेंस है जो रिपीट हो रही है, इन सीक्वेंस की लेंथ एज वेल एज ये जितनी बार रिपीट होंगी ये भी अलग अलग होता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो कोई सीक्वेंस है ATTA, 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 ये रिपीट होती जा रही है। अब इसमें क्या है, जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है वो 4 बेस पेयर लंबी है, और ये सीक्वेंस जितनी लंबी होगी वो भी अलग अलग होगा। किसी केस में क्या हो सकता है, ये जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है ये 10 या 20 बेस पेयर लंबी हो। ये सीक्वेंस हो सकती है 10 बेस पेयर, फिर वही 10 बेस पेयर रिपीट हुए, फिर वही 10 बेस पेयर रिपीट हुए। तो डिपेंडिंग अपॉन सीक्वेंस कितनी बड़ी है और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, उसके हिसाब से हमने सैटेलाइट को 2 में डिवाइड किया हुआ है। मिनी सैटेलाइट में जो सीक्वेंस होती है वो लंबी होती है, वो 20, 25, 30 बेस पेयर लंबी होती है, और वो नंबर ऑफ टाइम्स पे ज्यादा रिपीट होती है एज कंपेयर टू माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में जो सीक्वेंस रिपीट होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसे मैंने ये ATTA बताया, ये माइक्रो सैटेलाइट में आ जाएगा। तो मिनी और माइक्रो में डिफरेंस क्या हुआ, जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है उसका खुद का साइज कितना है, और कितनी बार रिपीट हो रही है वो नंबर कितना है, उसके हिसाब से मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट है। ये बहुत डिटेल में आपने नहीं पढ़ना है, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सीक्वेंस कितनी लंबी है और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सीक्वेंस, जो डीएनए की सीक्वेंस है जहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए है, उसका साइज कितना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ATTA 4 बेस पेयर लंबी है, और मान लेते हैं मेरे अंदर 70 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इस रेपिटेटिव सीक्वेंस का, इस रेपिटेटिव डीएनए का लेंथ कितनी हो जाएगी, 17 into 4 यानी कि 280 बेस पेयर्स। समझ आया? तो जो ये बेस पेयर है ये किस चीज से आता है, सीक्वेंस कितनी लंबी है और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। अब ये जो नंबर होता है इन सीक्वेंस का, मैंने अभी बताया आपको, ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। अब हमने किया क्या हुआ है, हमने ह्यूमन डीएनए में किस किस क्रोमोसोम पे किस किस पोजीशन पर कौन कौन सी सीक्वेंसेस रिपीट होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। मान लो एक सीक्वेंस यही जो ATTA मैंने बताई, मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 3 पर 100th बेस पेयर के बाद ह्यूमन से मिलती है। तो अगर क्रोमोसोम 3 की मैं सीक्वेंसिंग स्टार्ट करूंगा, पहले 100 बेस पेयर तो नॉर्मल डीएनए के होंगे, लेकिन 101 बेस पेयर से ये वाली सीक्वेंस जो ATTA सीक्वेंस है ये मिलनी स्टार्ट होती है। अब ये कितनी बार रिपीट होगी ये ऑब्वियसली हर एक इंसान में अलग अलग होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे 2 इंसानों का, 2 इंडिविजुअल्स का डीएनए कंपेयर करना है, सारे के सारे 0.1% डिफरेंसेस को कंपेयर करने की जगह मैं सीधा क्रोमोसोम 3 की इस पोजीशन को कंपेयर कर सकता हूं। समझो कि अगर क्राइम सीन में जो डीएनए मिला, मैंने उस डीएनए के क्रोमोसोम 3 की इस पोजीशन को देखा और मैंने ये देखा कि ATTA सीक्वेंस कितनी लंबी है। वहां पे पता चला कि ये सीक्वेंस है जी 400 बेस पेयर लंबी, मतलब ये सीक्वेंस उसमें 100 टाइम्स रिपीट हो रही होगी, क्योंकि एक सीक्वेंस 4 बार की है, 100 बार रिपीट होगी तो हो गया 400। तो उसके अंदर 400 बेस पेयर लंबा मुझे एक स्ट्रैंड मिल गया। अब मुझे जिन 2 लोगों पे शक है, मैं उनका डीएनए कंपेयर करूंगा, उनके अंदर भी मैं क्रोमोसोम नंबर 3 की 100th पोजीशन के बाद जो सीक्वेंस है उसका साइज देखूंगा। क्योंकि नंबर ऑफ रिपीट्स हर 2 इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, तो इन दोनों में सेम रिपीट नहीं होगा। हो सकता है एक में रिपीट निकले 100 सीक्वेंस का, एक में निकले 400 सीक्वेंस का। तो मैं श्योर हो गया कि क्योंकि ये रिपीट मैच कर गया है क्राइम सीन के रिपीट से, क्राइम सीन के डीएनए से, क्योंकि ये जो डीएनए है वो क्राइम सीन के डीएनए से मैच कर गया। अब आपको ये पता है कि 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स में तो नंबर मैच नहीं कर सकता था, तो अगर मैच कर रहा है मतलब ये डीएनए उसी इंसान का होगा, यही जो इंसान है वो क्राइम सीन पर था।
तो इस तरीके से हम इन मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स को देखकर दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा होता है दो जगह। या तो कोई क्राइम सीन है, मानो कोई मर्डर हुआ है एंड आपको सस्पेक्ट है कि दो इंडिविजुअल्स हैं जो मर्डरर्स हो सकते हैं, और आपको जो क्राइम सीन है उसमें जो विक्टिम है जिसका मर्डर हुआ है उसके अलावा कुछ और ब्लड में मिला जो आपको उम्मीद है कि मे बी उस इंडिविजुअल का होगा जिसने मर्डर किया है, या ब्लड की जगह हो सकता है सलाइवा मिला या हेयर मिला या कोई स्किन सेल मिले, क्योंकि बॉडी के हर एक सेल में डीएनए सेम होता है तो आप किसी भी एक सेल से उस डीएनए को निकाल के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा क्राइम सीन की टेस्टिंग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा यूज है वो है पैटर्निटी टेस्टिंग में। इमेजिन करो कि एक बच्चा है और उसकी पैटर्निटी डिस्प्यूट पे चल रही है, कोर्ट में एक केस चल रहा है कि इस बच्चे का फादर कौन है। हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई बिलियनियर है और ये बच्चे की मदर क्लेम कर रही है कि उस बिलियनियर उसका फादर है, लेकिन वो बिलियनियर उस चीज को मना कर रहा है कि मैं फादर नहीं हूं, मे भी कोई और इंडिविजुअल फादर है। तो उस केस में भी हम पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? कि जो बच्चा है उसके पास जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का सेट है जो दो है, उनमें से एक सेट आया होगा मदर से, एक सेट आया होगा फादर से। अब जो इसका जो सेट फादर वाला है उसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस होंगी वो मैच करेंगी जो दो इंडिविजुअल्स में से किसी एक की। समझ रहे हो कि अगर मान लेते हैं बिलियनियर जो हमारे केस में है वो फादर है, तो उसके जो दो क्रोमोसोम्स हैं, हर एक क्रोमोसोम के दो दो सेट हैं, उनमें से कोई एक सेट उठ के इस बच्चे में आया होगा। तो अगर आप कंपेयर कर लो इस सेट को उस सेट के साथ और ये मैच कर जाए, मतलब जितने बेस इसमें रिपीट हो रहे हैं, जितने सीक्वेंस इसमें रिपीट हो रही है उतनी ही उसमें रिपीट हो रही है, तो आप श्योर हो जाओगे कि ये डीएनए उस इंसान से ही आया होगा, क्योंकि सेम जो रिपीट्स हैं वो दो अलग अलग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स में नहीं हो सकते। अगर वो सेम हो रहे हैं मतलब वो डीएनए का आधा पार्ट उठ के यहाँ पे आया है। जैसे एग्जांपल लो कि इस केस में इन्होंने क्या किया, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन को लिखा है सी, और डीएनए जो इंडिविजुअल दो जिन पे हमें शक है उनको लिखा है ए एंड बी। अब यूजुअली क्या होता है, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वीएनटीआर की जगह मल्टीपल वीएनटीआर को चूज करते हैं। मतलब हम एक क्रोमोसोम की जगह मल्टीपल क्रोमोसोम्स लेंगे, 2 या 3 क्रोमोसोम्स लेंगे, जिससे बाय चांस किन्हीं दो इंडिविजुअल्स का डीएनए मैच ना कर जाए। तो बहुत रेयर चांस है, बट चांस है कि दो इंडिविजुअल्स में सेम सीक्वेंस सेम टाइम रिपीट कर सकती है। तो हम एक सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, हम मल्टीपल सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने 3 क्रोमोसोम्स लिए हैं, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16। अब क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के जो 2 क्रोमोसोम्स है, एक उसके मदर से आया होता है, एक उसके फादर से आया होता है, तो उन 2 क्रोमोसोम्स में भी जो वीएनटीआर है, जो उनका नंबर है वो अलग अलग होगा। जैसे इन्होंने एक सीक्वेंस ली क्रोमोसोम 7 की, वो इस इंडिविजुअल में 3 बार रिपीट कर रही है पर इसमें 4 बार रिपीट कर रही है। क्रोमोसोम 2 के जो 2 पेयर है, यहाँ पे वो रिपीट कर रही है 8 बार, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रही है 7 बार। एंड सिमिलरली क्रोमोसोम 16 की जो सीक्वेंसेस हैं वो एक में रिपीट कर रही है 5 बार एंड एक में आई गेस ये 10 बार कर रही है। सिमिलरली अगर आप इधर भी देखोगे तो जो सेम क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी है उसमें भी जो वीएनटीआर का नंबर है, जो सीक्वेंस का साइज है वो अलग अलग होगा, क्योंकि एक कॉपी फादर से आई है, एक कॉपी मदर से आई है। तो अगर हमने क्राइम सीन का डीएनए देखा और क्राइम सीन के डीएनए पे हमने ये वीएनटीआर चूज कर लिए, फिर हमने इस डीएनए को डाइजेस्ट करके एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की और उनको साइज के हिसाब से सेपरेट कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे छोटी डीएनए सीक्वेंस होगी वो सबसे आगे मिलेगी आपको, एंड जो सबसे बड़ी डीएनए सीक्वेंस होगी वो सबसे पीछे रह जाएगी। तो आपने साइज के हिसाब से इन सीक्वेंसेस को अलग अलग कर लिया, तो आपको ये 6 बैंड्स ऑफ डीएनए मिल गए। आपने सेम प्रोसेस रिपीट किया इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी के साथ। इसका भी डीएनए आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया, इसका डीएनए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में जो रिपीट नंबर है वो अलग अलग होता है, तो सीक्वेंस का साइज भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस केस में जो क्रोमोसोम 7 की सीक्वेंस है वो यहाँ पे 11 बार रिपीट कर रही है, लेकिन हमारे जो इंडिविजुअल ए है उसमें सिर्फ 3 बार रिपीट कर रही है, तो उसका जो स्ट्रैंड है वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो देखो उसका स्ट्रैंड आ गया 3 के पास। एंड सिमिलरली जो दूसरा इसका क्रोमोसोम 4 बार रिपीट कर रही है तो उसका स्ट्रैंड आ गया 4 के पास। लेकिन हमारा जो क्राइम सीन वाला डीएनए था वहां पे वो है 11 और 9 के पास। पर जो हमारा दूसरा इंडिविजुअल है, इसका डीएनए जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया तो इसका डीएनए भी जो क्राइम सीन वाला डीएनए है उससे मैच कर गया। तो यहाँ पे उसका 11 वाला है, ये इसका 11 वाला क्रोमोसोम का पार्ट, ये इसका 9 रिपीट वाला पार्ट है, ये इसका 9 रिपीट वाला पार्ट। सिमिलरली इसके लिए ये, इसके लिए ये, एंड हर एक जो आपका सीक्वेंस है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, वो मैच कर गई क्राइम सीन वाले डीएनए से। अब इतना ज्यादा मैच कोइंसिडेंटली नहीं हो सकता,
ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं सी और बी ये अलग अलग हो ना। मे भी कोई एक आधा मैच कर सकता था, जैसे इन्होंने यहाँ पे इस सीक्वेंस को दिखाया हुआ है कि ये वाली सीक्वेंस तीनों में सेम है, सी में भी, ए में भी, बी में भी, इतना तो कोइंसिडेंटली हो सकता है। बट ये सारी की सारी सीक्वेंस एग्जैक्ट इससे मैच कर जाए कोइंसिडेंटली, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि ये और ये डीएनए सेम इंडिविजुअल का है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो आपका डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी है यही डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल सी है, मतलब सी और बी एक ही इंसान। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स और दी हुई हैं, फटाफट से उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक बिल्कुल खत्म। एक तो एनसीईआरटी ने बताया है कि जो ये डीएनए रिपीट हो रहा है, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए वीएनटीआर बोल रहे हैं, इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी मल्टीपल टाइप से किसी चीज की अपीयरेंस हो। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो डीएनए की सीक्वेंस है, क्योंकि वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग बार रिपीट हो रही है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है। अब आप पॉलीमॉर्फिज्म आती कहां से, अगर उसकी बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस, कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो डीएनए सीक्वेंस में लगातार म्यूटेशंस होती रहती हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि आपका 98% डीएनए कुछ नहीं करता, 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स, तो अगर आपकी म्यूटेशन उस 98% डीएनए में आ रही है, वो म्यूटेशन साइलेंट होंगी, वो म्यूटेशंस आपको पता भी नहीं चलेंगी, बट वो म्यूटेशंस धीरे 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 पॉपुलेशन में स्प्रेड करती रहेंगी। सिमिलरली अगर कोई म्यूटेशन आपके 2% डीएनए में भी है, लेकिन वो उतनी खराब नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल की डेथ करा दे या उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को खत्म कर दे, वो भी पॉपुलेशन में स्प्रेड करेगी। तो ओवर टाइम ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये धीरे धीरे पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाती हैं, और अगर उस म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.01 से ज्यादा हो, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर एक सीक्वेंस 0.01% से ज्यादा लोगों में वेरिएशन शो करती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग साइज की है, तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे वीएनटीआर की डेफिनेशन बताई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये स्टेप्स बताए हैं वीएनटीआर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के, ये भी बहुत इजी हैं, जो हमने बायोटेक में पढ़े हैं कि आप पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बस यहाँ पे हम इथीडियम ब्रोमाइड की जगह रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज करते हैं। जो सीक्वेंस आप कैच करना चाह रहे हैं, मान लो GATA सीक्वेंस है, तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब बनाओगे, उसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दोगे, और फिर जो डीएनए आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किया है, उस प्रोब को उसके ऊपर डाल दोगे एंड एक फिल्म लाके आप उसकी एक पिक्चर ले लोगे। तो जहां जहां पे आपको रेडिएशन दिखेगी, आप समझ जाएंगे कि वहां वहां पे आपके वो सीक्वेंस है, क्योंकि वहीं वहीं पे आपका प्रोब बाइंड किया होगा। तो इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म करके दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगेन कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।